हेलो बच्चों, हम लास्ट सिक्योर का अध्ययन कर रहे थे एक्सरसाइज बुक के अंदर, जिसमें हमने 26 नंबर पेज पे पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक मान लो अपनी यात्रा का वृत्तांत यानी तिब्बत की तरफ जाने वाले रास्ते से तो वो अपनी यात्रा कर रहे थे, तो उसमें किस प्रकार से वो वहाँ का सामाजिक वातावरण या सामाजिक जो चित्रण था उसको प्रकट किया है। और साथ में बताया कि किस प्रकार से वो जाते हुए जो जो मान लो हम भिख मंगे थे, मान लो यहाँ पर वो अपन भैंस बदल के जा रहे थे और बता रहे थे कि जब इस तरह के जो मतलब वेशभूषा वाले को अगर देखते या मतलब इस तरह होते तो उनको वहाँ पर किसी प्रकार की सहायता मदद नहीं दी जाती थी। बाकी का जो समाज था वो बड़ा वहाँ पर अच्छा मान लो उसका चित्रण अच्छा बताया है कि औरतें बिल्कुल पर्दाहीन थी, मतलब कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, बिल्कुल चारों तरफ शांति थी। केवल उस जो सुनसान रास्ता था उसमें किस प्रकार के मतलब डाकुओं का प्रकोप था, किस तरह लूट मार डकैती होती थी वहाँ पर, जिस तरह से हर एक साधारण आदमी लाठी या लकड़ी लेकर जिस तरह घूमते हैं वहाँ उस तरह से हथियार लेकर घूमते हैं वहाँ के चोर लुटेरे। और अगर वो तो पहले वहाँ पर बताया है कि वो चोर लुटेरे हैं, वो पहले उस यात्री को मार डालते हैं, फिर जाकर उसकी जेब तलाशते हैं कि इसकी जेब में क्या है। तो यानी इस प्रकार के वहाँ लूट मार जो एक जघन्य अपराध है तो कितनी आसानी से कर लिया जाता है। और वहाँ पर उसकी कुछ भी मतलब वहाँ पर कुछ इसके गवाह भी नहीं, कोई पुलिस की कार्रवाई भी नहीं होती। यानी एक तरह से ये वहाँ के एक अप्रत्याशित घटना के रूप में यहाँ लेखक ने देखा। और किस प्रकार से लेखक कुछ कुछ दया कर पैसा मांगते, भीख मांगने लगते और पहाड़ की ऊंची ऊंची चढ़ाई जो ऊंची चढ़ती थी या चढ़ाई थी उस पर वो कैसे पीठ पर सामान लाद कर चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी चलेंगे, मतलब हमारी यात्रा थोड़ी सही रहेगी, क्यों ना हम ऐसा कर लें। तो इस तरह से लेखक अपने मित्र से कहते हैं। आज हम आगे अध्ययन 27 नंबर पेज से करेंगे बच्चों। तो इस 27 नंबर पेज पे आप देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुंचे, यानी एक वहाँ का क्षेत्र, उस क्षेत्र की बात हो रही है कि दोपहर तक हम उस जो ढांडे के ऊपर जो भाग था, पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पहुँच गए। और हम समुंदर तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, मतलब बहुत ऊंचाई पे खड़े थे। ये लेखक बता रहे हैं कि हम समुंदर तल से 17-18 हज़ार फीट, तो काफ़ी ऊंचाई हो जाती है बच्चों। कभी आप जैसे रेलवे स्टेशन गए होंगे, गाड़ी चढ़े होंगे, तो रेलवे स्टेशन पर जहाँ बोर्ड लगा होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो स्टेशन होता है या जिस स्टेशन पर आप खड़े होंगे उस स्टेशन की समुंदर तल से ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों आप वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल से देखेंगे 100, 200, 500 ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर वो उस समय जो पहाड़ी क्षेत्र था उस पर खड़े थे, तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ मतलब दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, मतलब चले नज़र आ रहे थे कि उस दूरी को वो पार करते हुए तो हिमालय के क्षेत्र के वहाँ से। तो बच्चों ये हिमालय क्षेत्र का ही भाग है जहाँ से तिब्बत, तो आप मैप के अंदर एसएसटी के अंदर पढ़ते होंगे उस क्षेत्र के बारे में। तो मिट्टी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफेदी थी और न किसी तरह की हरियाली, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं उजाड़ या ऐसे एकदम सूने पहाड़ जहाँ पर न हरियाली थी न कोई बर्फ़ थी, बिल्कुल नंगे एक सूखा क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता के स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हम बराबरी उतराई पर चलना था, यानी कि ऊंचाई, यानी जितनी ऊंचाई शिखर पर उन्हें जाना था वो जा चुके थे उस रास्ते पर। अब वो केवल उनकी ढलान थी, यानी अब वो उतरने वाले थे उस रास्ते से। चढ़ाई तो बहुत कुछ थोड़ी
मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो यानी मुश्किल थी लेकिन जो उतराई थी वो बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों को वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा है। नहीं, उस घोड़े की रफ्तार की बात हो रही है, गति की बात हो रही है। बिल्कुल एक नॉर्मल सी चाल चलने लगा था, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे वो बहुत थका हुआ हो। तो इस तरह से वो चलता हुआ घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और जो मेरे साथी थे उनके घोड़े थोड़े तेज़ चल रहे थे, तो वो मुझसे बहुत आगे निकल गए। बहुत फासला हो गया उनके बीच और मेरे बीच के अंदर, यानी इस तरह लेखक बताता है। फिर बताते हैं कि जब जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी एकदम डोलता हुआ सा जा रहा था, यानी बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम की तरह। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो दो रास्ते फूट रहे थे। दो रास्ते फूटने मतलब दो रास्ते निकल रहे थे, यानी एक ही रास्ते से एक रास्ता और निकल लेना, यानी उस रास्ते के दो रास्ते बन गए। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया और आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। यानी कि लेखक कहता है कि मैं जिस रास्ते को पकड़ा वो मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था, वो रास्ता वहाँ नहीं जा रहा था जहाँ मुझे जाना था। फिर लौटा, उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले, यानी वो मुझसे पहले जा चुके थे और मैं रास्ता भटकने के कारण मुझे वहाँ का जो सफ़र था वो डबल हो गया मेरे लिए, यानी दुगना सफ़र करना पड़ा। इस तरह से वो मुझे मेरा इंतज़ार करते हुए मिले सुमति जी। फिर कहते हैं मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वो मेरे पर गुस्से में थे। तो यहाँ पर एक मंगोल की बात हो रही है। सुमति थे वो एक मंगोल जाति के थे, वैसे भी लाल होते हैं। और जब अब उन्हें मेरे पे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इतना पीछे क्यों रह गया, जो इतना इंतज़ार करना पड़ा उनको। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले। तो कंडे मतलब बच्चों जो ये उपले बनाए जाते हैं, गोबर के उपले बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। और 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को इतना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो गया। यानी पहले वो जितना गर्म था, लेकिन मेरे जिससे कहते ही जैसे ऐसे लगा जैसे उनको गुस्सा आया ही नहीं। तो इस तरह से लंकोर में एक अच्छी जगह पर हम ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान यानी मेहमानवाजी करने वाले अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। तो सत्तू कहते हैं आटा, यानी भुना हुआ आटे को कहते हैं बच्चों, जो मालूम अत्यधिक थकान या एक नाश्ते के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो ये थुक्पा वहाँ का एक व्यंजन है, खाद्य पदार्थ है वहाँ का, जिसे वो अपने तरीके से वहाँ बनाते हैं। और सत्तू तो आप जानते होंगे आटा को कहते हैं, जो गेहूँ से बना हुआ होता है एक खाद्य पदार्थ के रूप में, जो अत्यधिक थकान होने पर इसमें के लिए बना लिया जाता है। और यजमान वो तो आप समझ गए होंगे, जो मेहमानवाजी करते हैं, यानी जिसके घर हम अतिथि बनकर ठहरते हैं और जो हमारा तो ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं और अतिथि सत्कार करते हैं, उसको कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं बच्चों। अब एक हम तिहरी के विशाल मैदान में, तो तिहरी के मैदान का आपने बच्चों सुना ही होगा, जो एक विशाल मैदान है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ सा टापू सा मालूम होता था। यानी टापू कहते हैं बच्चों चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिहरी समाधि। तो तिहरी अपने बांध सुना ही होगा बच्चों, जहाँ हमारे नहरों के अंदर का जो मतलब बांध बना हुआ है, जहाँ पर जिससे पानी भी वितरित किया जाता है।
और उसी पहाड़ी का नाम ही तियारी है जहाँ से वो बना है। तो यहाँ पर उस पहाड़ी यानी गिरी की बात हो रही है। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, यानी ऐसे अतिथि थे सुमति के भी जो उसके जान पहचान वाले थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर पतले पतले चीरियाँ मतलब जो कपड़े होते हैं, कपड़ों की जो लीर बना ली जाती है, तो उनकी बात हो रही है कि वो बत्तियों के से जो गंडे ख़त्म नहीं हो सकते। गंडे मतलब एक गोल गट्ठा सा बना लिया जाता है उन लीर का। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। यानी कि वो उस कपड़े की बात हो रही है कि जब बोध गया से लाए गए जो कपड़े थे उन सब को उन्होंने वो एक लीरिया बना कर उनका एक गट्ठा सा बना लिया था। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। यानी उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ ठहरो और मैं अपने जो मेरे यजमान है या मैं जो मेरे अतिथि सत्कार करने वाले हैं या मैं जिनके घर पर ठहरता आया हूँ, मैं उनके यहाँ पर मिल आता हूँ या उनसे टर्म मिल लेता हूँ, जो मुझे मैं हर बार वहाँ से उनके जाके आता हूँ। तो इस तरह से जो सुमति था वो ये कहते हुए वहाँ उनको बांटने के लिए भी वहाँ से चला। तो यहाँ लेखक सोचता है कि वो इस तरह से इतनी दूरी में इतने समय में मतलब इतने दूर आने में इतना समय लगा है, तो पता नहीं ये वहाँ जाकर आने में कितना समय लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने उसे कहा भी जाओ इंतज़ार करने पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें लाशा पहुँचा कर रुपये दे दूँगा। तो सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है क्योंकि वो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उस पर धूप भी जो गिरती है वो उससे भी बहुत ज़्यादा और उसकी तपन उस पहाड़ी क्षेत्र की तपन महसूस होती है। यानी बहुत ज़्यादा जो धूप है वो कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, यानी बिल्कुल पसीने सा पसीना बहता हुआ जैसे बर्फ़ हो रहा हो। तो यहाँ पर इस तरह से उस बर्फ़ की बात हो रही है कि किस प्रकार से पीछे से जो आगे से मालूम धूप पड़ रही थी, माथा ललाट जो चल रहा था और जो बर्फ़ और दूसरा पीछे भाग था वो बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर धूप की बात हो रही है कि एक तरफ धूप और एक तरफ जिस तरह से बर्फ़ जम रही हो, तो इस तरह से महसूस हो रहा था। फिर हमने पेट पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिहरी में ही थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। यानी उन्होंने कहा कि मुझे किसी आदमी से मिलना है, तो यानी एक तरह से मुझे लगा जैसे वो बहाना बना रहे हो उन व्यक्तियों से मिलने के लिए, उस घर में जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहार यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वालों का जो आश्रय स्थल होता है, आश्रय स्थल या कह सकते हैं उनको ठहरने या उनकी जो मालूम जो उनकी तप भूमि कह सकते हैं या उनका जो आश्रम होता है उनकी बात हो रही बच्चों, उनको मठ कहा जाता है, के हाथ में है। यानी कि सारी जागीरों का जो ज़्यादा हिस्सा है वो मठ के हाथ में है। वो मठ के जो जो मुनि होते हैं या वहाँ के जो मतलब मठ के अंदर आश्रम में रहने वाले आश्रमवासी होते हैं उन्हीं के हाथ में होता है। वे अपने अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खुद खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। यानी बेगार में कहते हैं बच्चों बिना किसी परिश्रम लिए मालूम कह सकते हैं या कह सकते हैं बिना कोई मेहनताना लिए जो काम करते हैं, यानी बिना पैसे लिए जो काम करते हैं, इस प्रकार के लोग उनको बहुत सारे मिल जाते हैं। और खेती के इंतज़ाम देखने के लिए वहीं कुछ जो भिक्षु होते हैं उनको भेज दिया जाता है। वो इस तरह से जाकर उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो मजदूर वर्ग लगाए हुए हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भिक्षुक होता है वो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता।
शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी जिन्हें नमसे कहा जाता है बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि मैं तो खुद एक यानी कि भिक्षु या भिखमंगों की तरह था, मांगने वाला था। तो मेरे यहाँ पर अगर वो ज़्यादा कुछ ख्याल करते तो ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने मेरा कोई ख्याल किया नहीं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कहते हैं बुद्ध वचन के अनुवाद हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो यहाँ पर उससे एक बहुत भिक्षु मंदिर की बात हो रही है जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन है उनका अनुवाद करके और हस्तलिखित 103 पोथियाँ यानी पोथियाँ कहते हैं छोटी छोटी जो बुक्स यानी पुस्तकें बनाई हुई उनकी रखी हुई थी। और आगे फिर लेखक कहते हैं कि किस प्रकार से मेरा आसन भी वहीं लगा था और बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर मतलब वजन, यानी 15-15 किलो से कम नहीं थी, यानी 15-15 किलो के वेट से कम नहीं रहा होगा वजन उसका। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो यानी यहाँ भीतर कहने का मतलब है कि जो और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मेरे चारों तरफ पुस्तकें थी और मैं उनमें हर एक पुस्तक को उठाकर उसमें खोया हुआ था। यानी अब पुस्तकों के भीतर था मतलब मैं हर एक पुस्तक को पढ़ा जा रहा था, मेरा पूरा ध्यान उन पुस्तकों के अंदर था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया और दूसरे दिन वह गए। यानी कि अब लेखक को लगा कि अगर ये जाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है कि मैं इन सब पुस्तकों को देख सकूँगा, पढ़ सकूँगा इनको। तो इस तरह से उन्होंने बिना किसी मतलब झिझक के कह दिया जाइए आप, मुझे कोई समस्या नहीं। समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद चले आए। यही गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार का था और इस तरह भिक्षु के द्वारा हमारा सत्कार किया गया। और फिर वहाँ पास में ही मंदिर जहाँ पर मेरा मालूम ठहरा हुआ था, ये ठहराया गया था मुझे, और उसमें मैंने किस प्रकार से भगवान बुद्ध के वचन रूपी जो अनुवाद थे मैंने उनको देखा। तो यहाँ पर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लेखक अपनी भारत से लेकर तिब्बत तक की जो यात्रा थी किस प्रकार से व्यतीत की और वहाँ का सामाजिक वातावरण या कह सकते हैं सामाजिक वेशभूषा या सामाजिक दृश्य किस प्रकार का था, वहाँ के लोग किस प्रकार से मेहमानबाजी करते हैं और किस प्रकार से उनका एक खुले समाज का यहाँ पर दृश्य नज़र आता है। और किस तरह से वहाँ के आज भी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक जागीर के रूप में यानी उनको जागीरदार बनकर वो कार्य करते हैं। और किस प्रकार से वहाँ के जो आम या साधारण लोग हैं उनसे आज भी बेगार प्रथा करवाई जाती है, यानी कि सिर्फ काम के बदले कुछ भी मेहनताना नहीं दिया जाता, केवल उनको खाने तक की यानी खाद्य पदार्थ ही दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से वहाँ समाज की जो दशा है उसका भी यहाँ चित्रण मिलता है कि वहाँ के आम जन है वो किस प्रकार से आज भी जागीरदारों के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक यात्रा वृत्तांत के रूप में पढ़ा, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली तिब्बत के बारे में। नेपाल से समझो जो मुख्य रास्ता है उस रास्ते से जाते हुए, तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ला के या थोड़ला कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ये अड़ा के रूप में दिया हुआ है ये एक व्यंजन का कार्य करता है और यहाँ पर जब व्यंजन का रूप दिया हुआ है तो यहाँ पर अनुस्वार का रूप में काम करेगा ये पंचम वर्ण के रूप में। तो थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ऐसा क्यों? तो इस तरह से ऐसा क्यों हुआ था भाई कि वो पहले तो बिल्कुल एक भिखमंगे के रूप में थे, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन दूसरी बार जब वो वहाँ गए तो किस प्रकार से वो
मान लो ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल एक भद्र भेष में थे। तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? तो जो हमने पढ़ा था ना कि तिब्बत में इस प्रकार यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, यानी वहाँ पर उसकी दशा देखकर, उसकी जान पहचान के रूप में देखकर ही उनको उच्च स्थान मिलता था। तो इस तरह से जब लेखक कह रहे हैं कि वो तिब्बत में गए तो किस प्रकार से वहाँ के लोग शाम के समय उछड़ पीट कर इधर उधर हो जाते थे, यानी घूमते नजर आते थे गलियों में। तो इस तरह से वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। और इस तरह से, और वहाँ पर ऐसा भी था कि सुमति जो मालूम परिचित थे, वो भिखमंगों को मालूम सुमति की वजह से होने के कारण उनको अच्छा स्थान मिला था, लेकिन लौटते समय भद्रवेश होने पर भी उनको उच्च स्थान नहीं मिला, क्योंकि उस समय सुमति के जो जान पहचान सुमति साथ में नहीं था, और इस तरह से अनजान व्यक्तियों पर वो विश्वास भी नहीं करते थे। तो उस वेश में न होने के कारण जो उनकी जान पहचान नहीं थी, इसलिए भी उनको ऐसा मान लो इस तरह से उनको नहीं मिला, या उच्च स्थान नहीं मिला। और भिखमंगे होते हुए भी जब सुमति के जो परिचित थे वहाँ के जान पहचान वाले थे, इसलिए उनको मान सम्मान मिला। तो इस तरह से आप इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा था कि 1930 के लगभग जो यात्रा जब कर रहे थे यहाँ पर लेखक, तो वहाँ उस समय ऐसा कोई कानून था नहीं। लोग खुलेआम, जिस तरह से आम आदमी एक लाठी लकड़ी लेकर घूमता है, उसी प्रकार से वहाँ के लोग बंदूकें लेकर घूमते थे, बंदूकें रखते थे। और वहाँ निर्जन स्थान होने के कारण वहाँ को न कोई पुलिस का प्रबंध था और न कोई ये सब खुफिया विभाग था जो उन डाकुओं को पकड़ सके या पकड़ते। इस तरह से यात्रियों को हर समय वहाँ पर लूटमार का या लूटने का भय बना रहता था। तो इस तरह से इस प्रकार का जो यात्री और जो वहाँ से जाते थे तो उनको भय बना रहता था। तो इस तरह आप आंसर दे सकते हैं बच्चों इसका। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी सेकंड करेंगे। थर्ड नंबर देखिए, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था बच्चों? तो यहाँ पर आपको पता ही है वो किस कारण से पिछड़ा था, कि एक तो उसका जो घोड़ा था वो बड़ा धीमे चल रहा था, और दूसरा एक वो रास्ता भी भटक गया था, और उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो लगभग 1-1.5 मील गया था, उसी रास्ते से वापस आया वो, तो यानी कि उसको लगभग 3-4 मील एक्स्ट्रा कह सकते हैं, यानी कि उसको मतलब कह सकते हैं दुगना सफ़र करना पड़ा था। इस वजह से वहाँ से वो लेट आया था। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया बच्चों? तो ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा उसके मन में ऐसा क्यों आया था? क्योंकि वहाँ जाकर लेखक सोच रहा था कि अगर ये इस तरह से अपने यजमानों से मिलेगा, या ऐसे अतिथि सत्कार करने वालों या अपने पुराने परिचितों से मिलेगा, तो बहुत समय लग जाएगा। जिस उद्देश्य से आए हैं वो तो उसका पूरा नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर इधर उधर घूमते रहेंगे, और इस तरह से मुझे बहुत सारा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, तो मान लो बहुत समय लग सकता है मुझे यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब मान लो इस तरह से वो सोच रहा था, लेकिन जब दूसरी बार उस यजमान के घर गए तो वहाँ पर उनको लेखक को मंदिर में ठहरा दिया गया था, जहाँ पर उसे अनेक ऐसी जो बुद्ध के द्वारा बुद्ध वचन की गई अनुवाद रूपी जो पुस्तकें मिली थी, असलिखित पुस्तकें मिल गई थी, और अकेले उनको पढ़ना चाहता था। इसलिए यहाँ सुमति को उससे कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ भाई आप जा सकते हो यजमानों के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें वो ऐसी पुस्तकें मिल गई थी जिनसे उनसे बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला था। तो इस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर बच्चों आप बता सकते हैं कि अब यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पहली बार डांडा थोड़ा पार करते समय लेखक को विकट परेशानी का सामना करना पड़ा, और दूसरे इस रास्ते पर यानी दूसरे एक अन्य समस्या ये थी कि डकैतों के भय से जो भीख मंगे होते थे उनको भी थोड़ा पार करते समय
मतलब अनेक प्रकार के जो भिक्षुक के रूप में थे, उनको परेशानी करने का सामना करना पड़ा था कि उन्हें मार्ग में डकैतों के बहस से मालूम इस तरह से कर लिया कि जो अगर डकैत आए तो उन्हें मारे नहीं या उन्हें लूटे नहीं। तो इस तरह से भी उन्होंने जो भिखमंगा जो रूप बनाया था वो बनाना पड़ा था। और आगे जाकर किस प्रकार से वो रास्ता भटक जाने से गलती से वो परेशानी उठानी पड़ी। और दूसरी बार तेरे के मिसाल मैदान में उसे बहुत तेज़ धूप के कारण भी सामना करना पड़ा था। भाई कितनी तेज़ धूप थी जो उनके उस धूप के अंदर उन्हें सफ़र करना पड़ रहा था। तो इस तरह से अनेक कठिनाइयाँ सामने आई। फिर आगे 6 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो ये बच्चों काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन में से, यानी जो लेखक का जो उद्देश्य था उस तिब्बत जाने का, तो यहाँ पर इस उद्देश्य के रूप में दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किस प्रकार से तिब्बत था वो उस यानी समाज जो मतलब अधिकतर जो मतलब वहाँ की जागरें थी वो मठों के अधीन थी। और पूरे यानी कहने का मतलब तिब्बत का पूरा जो क्षेत्र था, प्रदेश था, या जो तिब्बत का जो भाग था वो जागीरों में बंटा था। और जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे और सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। और भिक्षु जागीर के लोगों में एक तरह से आदर का अधिकारी था, सम्मान पाता था वो। और तिब्बत समाज में छुआछूत, जाति पात आदि को प्रथाएं भी नहीं थी। सास बहू मान लो कोई भी उनका बुरा भी नहीं मानते थे। अगर मान लो कोई भी अगर राहगीर या कह सकते हैं कोई भी अगर मेहमान वहाँ जाकर अगर चाय पत्ती बनवाना चाहे उन औरतों से घर के अंदर जाकर, तो भी वहाँ पर किसी प्रकार का मान लो इस तरह बुरा मान लो व्यवहार नहीं होता था या बुरा नहीं मानते थे ऐसे लोग। तो इस तरह से यहाँ पर आगे कोई भी अनजान व्यक्ति घर के अंदर जा सकता था। और अनेक भिखमंगों के चोर डर उन घरों में रहता था, इसलिए ऐसे भिखमंगों को घरों में नहीं घुसने दिया जाता था। इस तरह से लेखक को थोड़ी परेशानी आई। और तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर यात्रा ठहरने की उचित व्यवस्था करते थे। और शाम के 6 बजे के बाद वो लोग छड़ यानी जो शराब के समान एक पेय पदार्थ होता था वो पीकर मस्त हो जाते थे। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर तिब्बती समाज मान लो उस प्रकार यानी इस था जैसा हमने पढ़ा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इस आंसर के रूप में। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैं अब पुस्तकों में बेहतर था नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो यहाँ पर बच्चों जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी कि उसका कहने का मतलब क्या था, तो यहाँ लेखक कह रहा है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों के सेल्फ सेल्फ जो होती है ना बच्चों, जो बुक्स रखने के जो स्टॉल होता है उसको कहा गया यहाँ पर, तो सेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या होगा बच्चों, तो यानी कि पुस्तक पढ़ने में रम गया था वो, यानी कि उसका पूरा का पूरा ध्यान उस पुस्तक पढ़ने में लगा दिया था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैं पुस्तक में बेहतर था, यानी लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन ये आप अपने बुक के अंदर ही कर लेंगे, इसको आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर रचना और अभिव्यक्ति के अंदर। यजमान सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति व्यक्तियों की किन विशेषताओं को चित्रण कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था इसको किस प्रकार से यजमान उनसे परिचित थे। और उस्मान गदार बहुत बड़ा था सुमति के, यानी वो बहुत पुराने परिचित थे उनसे। और तिब्बत की तिब्बती प्रदेश में अधिकतर गाँवों में उसके जान पहचाने वाले बहुत थे। और वे बोध गया में भी बहुत ज़्यादा गए हुए थे। और वहाँ के लोग उनको देखकर बड़े प्रसन्न भी होते थे और उनको अपना धर्म गुरु के रूप में भी पूजनीय मानते थे, यानी कि वो धर्म के प्रचारक के रूप में मानते थे उनको। तो इसलिए सुमति के यजमान और अन्य प्रसिद्ध लोग हर गांव में मिले थे। और 9 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे 8 नंबर को, यानी आपको नोटबुक में करना नहीं है बल्कि आपको इसको लर्न करना है। 9 नंबर देखिए,
हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, तो उसका आधार पर चार व्यवहार के भेष तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। तो आपकी समस्या यह उचित है या अनुचित, विचार व्यक्त करें। तो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन में से बच्चों, तो देखिए, तो यहाँ हम कहेंगे कि इस प्रकार से वेशभूषा के आधार पर वहाँ के लोग आचार व्यवहार के आधार पर वो तय करते हैं। हम अच्छी वेशभूषा देख ऋषि को अपनाते हैं, गंदे कपड़े देखकर उसे दूर भागते हैं। तो लेखक भिक्षुकों वेश में यात्रा कर रहा था, तो ये हम उसे यह आशा नहीं थी कि चक्र विहार का मुख्य भिक्षु भी उस समान और स्नेह का साथ अपनाएगा। हमारे विचार से पहनावा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है, यानी पूरी तरह से व्यवहार करना ऐसा ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा भिक्षु साधारण वेश पहनते हैं, किंतु वे अच्छे चरित्र के व्यक्ति होते हैं तथा सामान्य नहीं होते हैं। फिर भी यह बात सच है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है, और हम पर किसी का भी असर वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, तो उसी के कारण हम भले बुरे की भी पहचान करते हैं। तो यानी यहाँ पर एक तरह ठीक तो नहीं है, लेकिन हम भी इस प्रकार से ऐसा विचार कभी कभी कर लेते हैं, तो ऐसा अनुचित होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसका सत्कार यानी अपने मतलब आधार पर, या हमारी जो एक अच्छी पहचान हमारा व्यवहार है उसके आधार पर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों। तो आगे बच्चों, आगे का अध्ययन हम आगे 10 नंबर क्वेश्चन कल करेंगे, यानी आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको ये भी पता चल गया होगा। तो कल हम आगे के तो अभ्यास प्रश्न क्रमानुसार करेंगे। जय हिंद।